तो आज हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। ये आपके क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, एनिमल किंगडम में एनिमल्स आते हैं। एनिमल किंगडम को कुछ फाइलम में बांटा गया है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको इन कुछ फाइलम के बारे में पढ़ाया है, कुछ 11 फाइलम के बारे में पढ़ाया, तो हमें भी इन्हीं फाइलम को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले फाइलम के नाम देख लें। फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इन 11 फाइलम को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे इन फाइलम के जो नेम है जिस सीक्वेंस में लिखे हैं आपने इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। अब हम इन फाइलम को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, एनिमल्स को जो इन डिफरेंट फाइलम में बांटा गया है, कोई तो बेसिस, कोई तो आधार लिया गया होगा ना क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम सबसे पहले उन बेसिस की चर्चा करेंगे, उस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला बेसिस है यहाँ पे हमारे पास, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि देखिए कि एनिमल की जो बॉडी है वो किस लेवल पे ऑर्गेनाइज होकर अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, उस लेवल, उस बेसिस पे भी आप एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि एनिमल की जो बॉडी है वो किस लेवल पे रह के, सेलुलर लेवल पे या टिश्यू लेवल पे या ऑर्गन लेवल पे या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, किस लेवल पे रह के अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, उस बेसिस पे भी आप एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला आता है वो आता है सेलुलर लेवल। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जिन एनिमल में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा उनकी बॉडी जो है वो भी मल्टी सेलुलर होंगे। तो उनकी बॉडी जो है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। लेकिन जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं? सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। सेल्स जो है वो अरेंज्ड है एज लूज सेल एग्रीगेट्स, बिखरे हुए समूहों में। इन सेल्स के बीच में आपस में उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेल्स ने मिलकर अभी टिश्यू नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स है और उन्हीं सेल्स के बीच में कुछ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, मीन्स श्रम का विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। देखो लिखा भी है, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। सेल्स के बीच में कुछ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो किसी सेल ने कहा कि हम डाइजेशन करवा देंगे, किसी ने कहा हम रिप्रोडक्शन करा देंगे, तो ऐसे करके इनका काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स है, ठीक है। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को हम कॉमनली स्पॉन्जेस कह देते हैं। तो उनमें देखने को मिलता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे एक लेवल आगे है टिश्यू लेवल। अब देखो, सेल्स ने कहा कि भाई अब मिलजुल के काम करते हैं, तो सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, कि सिमिलर फंक्शन करने वाली जो सेल्स थी उन्होंने मिलकर क्या बना दिए? टिश्यूज बना दिए। अब यहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए टिश्यू है, ठीक है। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। ये एग्जांपल्स याद करने होंगे। अब इससे एक लेवल आगे है ऑर्गन लेवल। यहाँ पे क्या हुआ कि टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज ने मिलकर क्या बना दिए? ऑर्गन्स बना दिए। और यहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थीज में, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला है वो है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्गन्स एसोसिएट टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, कि ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बना दिए? ऑर्गन सिस्टम बना दिए। जैसे कि हमारे में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो आप हमारी बॉडी को ही देखिए, कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने कहा कि भाई हम डाइजेशन करवा देंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने कहा हम रिप्रोडक्शन करा देंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम ने कहा हम एक्सक्रीशन करा देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन सिस्टम है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ तक है? तो एस्केलमिन्थीज टू कॉर्डेटा। इसीलिए मैंने कहा कि ये सीक्वेंस में ही याद रखना आप फाइलम के नेम। तो एस्केलमिन्थीज से लेके यहाँ ये सारे यहाँ कॉर्डेटा तक मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये याद हो गया आपको। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो दूसरा जो बेसिस है वो है सिमेट्री। अब सिमेट्री के बेसिस पे भी जानवर को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। सिमेट्री के बेसिस पे जो जानवर हैं वहाँ वो 3 तरह के हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने 3 तरह के आपको बताए हैं, एसिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल या बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिकल।
The body cannot be divided into two equal halves by any plane passing through the central axis। इसका क्या मतलब है, आइए एक डायग्राम से इसको समझते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप सपोज मान लीजिए ये कोई एक जानवर है, कोई एनिमल है, ठीक है, ये इसका हो गया सेंटर। अब इस जानवर को सेंटर से पास होने वाले इस प्लेन से अगर मैं कट करती हूँ तो मुझे दो बराबर भाग नहीं मिलेंगे। अगर इस प्लेन से कट करूं तो भी नहीं मिलेंगे, अगर इस प्लेन से कट करूं तो भी नहीं मिलेंगे, इस प्लेन से कट करूं तो भी नहीं मिलेंगे। इस जानवर को आप सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले किसी भी प्लेन से कट करो, किसी भी प्लेन से इस जानवर को कट करो, आपको दो बराबर भाग कभी नहीं मिलेंगे। इसमें सिमेट्री है ही नहीं, ये एसिमेट्रिकल जानवर है, ठीक है। तो पहला क्या था, एसिमेट्रिकल, आपको समझ में आ गया। अब और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसिमेट्रिकल में एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि मोस्ट पॉरीफेरस, मैंने कहा कि फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस भी कह देते हैं। तो जो मोस्ट स्पॉन्जेज है, याद रखना मोस्ट, ऑल नहीं, मोस्ट स्पॉन्जेज कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा जो है वो है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। इसका क्या मतलब है, आइए इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे यही एक डायग्राम है। देखो सपोज ये कोई एनिमल है ना, बॉल जैसा दिखने वाला एनिमल है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया। अब अगर मैं इस जानवर को सेंटर से पास होने वाले इस प्लेन से कट करूँ, इस प्लेन से, तो मुझे दो बराबर भाग मिल जाएंगे। अगर मैं इस प्लेन से ना कट करके इस प्लेन से कट करूँ तो भी दो बराबर भाग मिल जाएंगे। अगर मैं इस प्लेन से कट करती हूँ तो भी मिल जाएंगे, इस प्लेन से कट करती हूँ तो भी मिल जाएंगे। मतलब इस एनिमल को सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले किसी भी प्लेन से आप कट करो, आपको दो बराबर भाग मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं ना कि कई सारे प्लेन से कट करने पे इस जानवर के दो बराबर भाग मिल रहे हैं। तो सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले किसी भी प्लेन से इस जानवर को कट कीजिए, आपको दो बराबर भाग मिल जाएंगे। ऐसे सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री, और ये जो जानवर है ये कहलाएगा रेडियली सिमेट्रिकल। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, आइए देख लेते हैं। सॉरी, इस पेज में है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखो मैंने क्या कहा कि जो मोस्ट पॉरीफेरस है वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। लेकिन सम पॉरीफेरस जैसे कि साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। इसके अलावा नाइडेरियंस, टीनोफोर्स एंड एडल्ट एकाइनोडर्म्स, ये भी होते हैं कैसे, रेडियली सिमेट्रिकल। एकाइनोडर्म्स में याद रखना कि एडल्ट एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एकाइनोडर्म्स का जो लार्वा है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला है, तीसरा प्रकार है बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें क्या होता है कि द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। आप इसका देखिए, मैं डायग्राम से समझाती हूँ, इसको यहीं पे रहने देते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। एनसीईआरटी में बड़ा ही अच्छा डायग्राम दिया है। ये देखो, ये तो रेडियल सिमेट्री है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये यहाँ पे देखो बायलेटरल सिमेट्री का ये वाला डायग्राम है। यहाँ पे देखो ये एक जानवर है, ठीक है। इस एनिमल को सिर्फ इस प्लेन से अगर आप कट करते हैं तो इसके दो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ आपको मिल जाएंगे। सिर्फ एक प्लेन से कट करने पे ये जानवर जो है वो दो लेटरल हाफ में बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्लेन से कट करो आपको दो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ नहीं मिलेंगे। तो अगर एक प्लेन से कट करने पे जो जानवर है उसके दो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ मिल रहा है तो कहेंगे ऐसी सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री। और यहाँ पे ये जो जानवर है, ये जो एनिमल है, ये कैसा है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। अब हमारे में भी तो बायलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है ना, आप जानते हैं। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल में एग्जाम्पल्स याद कर लो, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखना एक्सेप्ट एडल्ट एकाइनोडर्म्स, क्योंकि जो एडल्ट एकाइनोडर्म्स हैं वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एकाइनोडर्म्स के जो लार्वे हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बायलेटरल, उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। देखो मैंने कहा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके यहाँ तक कॉर्डेटा तक बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो इस बीच में तो एकाइनोडर्मेटा फाइलम भी तो आया ना। लेकिन याद रखना कि जो एडल्ट एकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, लेकिन इनके जो लार्वे हैं, एकाइनोडर्म्स का जो लार्वा है उसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगी वहाँ पे भी मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब जो अगला बेसिस है वो है बॉडी प्लान।
बॉडी प्लान के बेसिस पे भी आप एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बॉडी प्लान में सबसे पहले है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब है कि जो बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, और जो सेल्स है वो कैसे अरेंज है, तो एज लूज सेल एग्रीगेट, सेल्स ने मिलकर टिश्यू नहीं बनाए हैं, ठीक है। दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को आप देखिए। सपोज ये कोई एक एनिमल है ना, समझाने के लिए, ठीक है। सपोज ये कोई एक एनिमल है। अब इसकी बॉडी को आप देखो, इसकी बॉडी सैक लाइक नहीं लग रही है, थैले जैसी, जिसमें कि एक ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है। तो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है डेट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, और ये जो सिंगल ओपनिंग है ये माउथ की तरह भी फंक्शन करेगा और एनस की तरह भी फंक्शन करेगा। मीन्स ये जो एनिमल है इसी ओपनिंग से फूड को अंदर भी लेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इसी ओपनिंग से बाहर भी निकालेगा, ठीक है। तो यही इनका माउथ है, यही एनस है, सिंगल ओपनिंग है। तो ऐसे बॉडी प्लान को कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब यहाँ पे इनके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। यहाँ पे तो एक ही ओपनिंग है, यही माउथ है, यही एनस है, या कह दो माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद करना है कि जो देखो जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जिनमें होगा ना उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद कर लो, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। इन फाइलम के अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हटाते हैं। अब अगला है ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया है एक आपके लिए। तो सपोज ये कोई एक एनिमल है, इसमें ये जो मैंने काले रंग से बनाया है ये इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी को एक ट्यूब मान लो, और अंदर ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको एक ट्यूब मान लो। तो बॉडी के अंदर, बॉडी खुद एक ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब है, तो बॉडी प्लान क्या हो गया, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है। तो माउथ भी प्रेजेंट, एनस भी प्रेजेंट, तो यहाँ पे इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान जिनमें पाया जाएगा उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद करना है, स्केलमिन्थीज टू कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट बेसिस है वो है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है। जर्म लेयर्स के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। अब जर्म लेयर्स क्या होती है, तो ये मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगी। फिलहाल आप समझ लीजिए कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनती है। अगर आपने कभी भी थोड़ा भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा है ना, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। हम कहते हैं ना कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमारी बॉडी जो है वो इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से डेवलप होती है, हमारी पूरी बॉडी। तो हम कहते भी हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर्स से डेवलप होती है। वो 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन सभी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, कुछ एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। और जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी 2 जर्म लेयर्स से डेवलप होती है। और वो 2 जर्म लेयर कौन कौन सी है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म नहीं होती है। आप डायग्राम देख लीजिए, एनसीईआरटी में 1 मिनट डायग्राम दिया है, तो आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है और ये डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप देखिए 3 जर्म लेयर आपको दिख रहे हैं। ये है आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनती है, और ये यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक को दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए आउटर एक्टोडर्म है, इनर एंडोडर्म है, लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म नहीं है। लेकिन हाँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। तो ये डायग्राम भी याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब जो हमारा अगला बेसिस है वो है सीलोम, बॉडी कैविटी। सीलोम के बेसिस पे भी आप एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सीलोम के बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सीलोमेट। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये सीलोम क्या है। तो एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए सीलोम दिखाया गया है। सीलोम क्या है,
कि स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय मेसोडर्म। कि देखिए ये ट्रांसवर्स सेक्शन में डायग्राम है, समझ लीजिए। यहाँ पे ये देखो सबसे बाहर ये क्या है, ये बॉडी वॉल है, और ये क्या है अंदर, ये गट है। तो बॉडी वॉल और गट के बीच में क्या स्पेस है क्या? हाँ है ना, व्हाइट रंग में दिखाया गया है, ये स्पेस है। तो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में ये जो स्पेस है ये क्या है, ये बॉडी कैविटी है। और ऐसी बॉडी कैविटी जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन हो उसे कहते हैं सीलोम। तो क्या यहाँ पे ये जो बॉडी कैविटी है ये दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड है? हाँ है ना, आप देखो दोनों तरफ से ये मेसोडर्म से लाइंड है, तो इसे ही क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे। आप ना सीलोम की डेफिनेशन को जब आपको सीलोम को जब आपको पता करना हो तो आप बस दो छोटी सी बात लगाइए यहाँ पे। पहला कि स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल और गट के बीच में क्या कोई स्पेस है? अगर है तो लाइंड बाय मेसोडर्म, क्या ये मेसोडर्म से लाइंड है? तो यहाँ पे देखो हाँ है, तो इसे कहेंगे सीलोम। ठीक है, और जिस एनिमल में सीलोम होगा उसे कहेंगे सीलोमेट एनिमल। ठीक है, अब अगला है स्यूडोसीलोम। ये क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए कि वही आपको अप्लाई करना है दो बात, कि स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय मेसोडर्म। तो यहाँ पे ये बॉडी वॉल है, ये गट है, तो बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस है, हाँ है स्पेस, दिख रहा है स्पेस, ये देखो स्पेस है। क्या ये स्पेस मेसोडर्म से लाइंड है? नहीं, यहाँ पे ये स्पेस मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। आप देखो ये मेसोडर्म जो है स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इससे कहेंगे कि ये स्यूडोसीलोम है, झूठा सीलोम है। ठीक है, और जिस जानवर में स्यूडोसीलोम होगा उसे कहेंगे स्यूडोसीलोमेट एनिमल। अब तीसरा ये ए सीलोमेट का डायग्राम दिखाया गया। यहाँ पे देखो ये बॉडी वॉल है, ठीक है, और ये गट है। तो यहाँ पे बॉडी वॉल और गट के बीच में क्या कोई स्पेस है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। आप देखो यहाँ पे मेसोडर्मल मास भरा है, यहाँ पे बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। इसको मत मान लेना, ये तो एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमन है। यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कोई बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो इसे कहेंगे कि ये एसिलोमेट एनिमल है, यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे मेन मुद्दा है एग्जाम्पल्स याद करना। एसिलोमेट जो टर्म है ये मेनली हम यूज करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही डायग्राम है। ठीक है, लेकिन हम कह देते हैं कि जब देखो कि जब यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज में सीलोम नहीं है तो इससे पहले जो फाइलम है ये तीनों, इनमें भी सीलोम नहीं होगा, तो इसे भी हम एसिलोमेट कह देते कि पॉलीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीज तक को हम एसिलोमेट कह देते। बट ये जो टर्म है एसिलोमेट ये मोस्टली यूज किसके लिए किया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए, और एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही है, याद रखिएगा। और स्यूडोसिलोमेट में एग्जाम्पल याद करना है, एक एग्जाम्पल याद करना है एस्केल्मिन्थीज। ठीक है, और सिलोमेट में याद करना है एनेलिडा टू कॉर्डेटा। हो गया। अब चलिए, अब जो अगला है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो ये मैंने आपको बता दिया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, तो यहाँ फिर से नहीं बताते हैं। तो जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किसमें किसमें मिलता है और क्लोज टाइप किसमें किसमें मिलता है, सिर्फ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओपन टाइप मिलता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, और सम लोअर कॉर्डेट्स जैसे कि ट्यूनिकेट्स में। जब मैं फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको ट्यूनिकेट्स के बारे में बताऊंगी। तो इनमें मिलता है ओपन टाइप। और क्लोज्ड टाइप किसमें मिलता है? एनेलिडा में, सिफेलोपोड मोलस्क। देखिए मोलस्का फाइलम में मोस्टली तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन फाइलम मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा, तो क्लास सिफेलोपोडा में आते हैं ऑक्टोपस, सीपिया। तो जो सिफेलोपोड मोलस्क है ना उनमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये याद रखिएगा कि जो सिफेलोपोड मोलस्क है उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सम कॉर्डेट्स जैसे कि ट्यूनिकेट्स में तो ओपन टाइप है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये याद रख लीजिएगा। अब अगला जो बेसिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर किसी एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे कॉर्डेट्स, अगर एब्सेंट है तो कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पे तो एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, कॉर्डेटा, और यहाँ पे आ जाएंगे पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड क्या है? ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, तो जब मैं आपको फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको नोटोकॉर्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अब चलो अगला बेसिस है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी बता दिया है, ANN ARR CN RC से याद रखना है। ANN से एनेलिडा, AR से आर्थ्रोपोडा और C से कॉर्डेटा। इन तीन फाइलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन में आपको तीन फाइलम याद रखना है। ठीक है, चलिए
तो आइए, अब हमने यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक एक करके इन फाइलम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला फाइलम है वो है फाइलम पॉरीफेरा। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है। अच्छा, जो टर्म है ना पॉरीफेरा, ये जो टर्म है पॉरीफेरा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरस एंड फेरा। पोरस का मतलब होता है पोर्स एंड फेरा का मतलब होता है बियरर्स, यानी इनके इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी पे बहुत सारे छेद होते हैं ना, ये पोर्स बियरिंग एनिमल्स हैं। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है, तो कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है। इस फाइलम में प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। अब अगर इनके हैबिटाट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, उसमें भी मोस्टली मैरीन है, ज़्यादातर तो समंदर के पानी में है। फ्यू फ्रेश वाटर भी है, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल याद रख लेना, स्पॉन्जिला, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल है, बॉडी प्लान की बात करें तो सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम सिमेट्री की बात करें तो आपको पहले भी बता दिया है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन हाँ फ्यू रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं, जैसे कि साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया। जर्म लेयर की यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, नो जर्म लेयर, यहाँ पे टिश्यू भी नहीं बना है। सिलोम के हिसाब से ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। अगर इनके इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, कि स्पॉन्ज में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये क्या है, आइए थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है। तो सपोज यहाँ पे ये मैंने एक स्पॉन्ज बनाया है, ठीक है। इसकी बॉडी को, स्पॉन्ज की बॉडी को जब आप देखते हैं तो इनकी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। इसी पोर्स के थ्रू वाटर जो है इनकी बॉडी में एंटर करेगा। और यहाँ पे आप देखो कि ये जो लार्जर ओपनिंग है, ये इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम। यहाँ से जो पानी है, वाटर है, वो बाहर निकल जाता है। अब देखो ये जो डायग्राम है यहाँ पे, इसी का अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि इनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। ऑस्ट्रिया के थ्रू जो वाटर है इनकी बॉडी में एंटर करता है। वाटर जब अंदर एंटर करा तो वाटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये देखो इनका ये सेंट्रल कैविटी है, इसे कहते हैं स्पॉन्जोसील, या इसे ही कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर जो है अंदर एंटर करा और कहाँ आ गया, स्पॉन्जोसील में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लार्जर अपर्चर दिख रहा है, लार्जर ओपनिंग दिख रहा है, इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो स्पॉन्जोसील से जो वाटर है ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया इतना। तो ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना है कि वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू एंटर करा, कहाँ आ गया, स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू जो वाटर है वो आउट हो जाएगा। अब देखो क्या है कि दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, की ये जो पाथवे है ये किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, तो फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। कैसे, आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि देखो कि वाटर जब आया तो वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स भी आते हैं, और इन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लिया जाता है, तो फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा है। अब देखो वाटर जब आया तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो तो ये सेल्स जो है इनको मिल जाएगी, सेल्स यूज कर लेगी, और बदले में क्या छोड़ देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जाएगा बाहर। तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट में, कि देखो जब पानी जा रहा है तो बॉडी के जो वेस्ट है उसको भी बहा के ले जाएगा। तो इन चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है। इसके अलावा हाँ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि वाटर के साथ जो है वो स्पर्म भी अंदर एंटर करते हैं, और स्पर्म को कैप्चर कर लिया जाता है और ओवा के पास भेज दिया जाता है। वो उतना डिटेल में आपको एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, अब इस फाइलम की अगर कैरेक्टरिस्टिक सेल की बात करें तो इस फाइलम की जो कैरेक्टरिस्टिक सेल है वो है कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। इस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक सेल है कोएनोसाइट्स, या इसे ही कहते हैं कॉलर सेल्स या फ्लैचिलेटेड कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करती है, स्पॉन्जोसील को लाइन करती है, और कुछ अदर स्पॉन्जेस में ये कैनाल्स को भी लाइन करती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन अगर स्पॉन्ज की बॉडी वॉल को देखा जाए तो इसमें दो लेयर होती है, आउटर पिनेकोडर्म होती है और इनर कोएनोडर्म होती है।
और इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में कई तरह की अमीबॉइड सेल्स होती है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो इनर कोएनोडर्म लेयर है, देखो जो मैंने ब्लैक रंग में दिखाया है, जो इनर कोएनोडर्म लेयर है, इसी लेयर में होती है कोएनोसाइट्स। और कोएनोसाइट जो है वो इस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक सेल है। अब देखो यहाँ पे ये स्पॉन्जोसील है और यहाँ पे कोएनोडर्म लेयर है जिसमें कोएनोसाइट्स है। तो कोएनोसाइट्स स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही है, यही बात एनसीईआरटी ने लिखा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे देखिए तो देखिए आगे क्या है कि द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। की इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी को सपोर्ट करता हुआ स्केलेटन भी है जो कि बना होता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? तो स्पिक्यूल्स स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। जो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और सिलिशियस स्पिक्यूल्स सिलिका के बने होते हैं। ठीक है। डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, सेल के अंदर डाइजेशन है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने सिर्फ फ्रेगमेंटेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे बर्डिंग भी होता है, एक्सटर्नल बर्डिंग भी होता है और इंटरनल बर्ड या जेम्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे नर मादा अलग अलग नहीं है, ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स कौन होते हैं? मतलब हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स ये हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। ठीक है। तो याद रखिएगा ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी वॉल में फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो है इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अच्छा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट लार्वल स्टेज से होकर होता है तो ऐसे डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज एब्सेंट है तो कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं वही डिस्कस करेंगे। तो पहला है साइकॉन या इसे स्काइफा भी कहते हैं। स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, पहले भी बताया। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। तो इनका कॉमन नेम भी याद करना है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट करा। अब हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, या इसे ही कहते हैं नाइडीरिया। अब ये इस फाइलम को पढ़ेंगे। अब ये जो नाम है सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया, ये कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इनके हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो ये भी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन है, फ्यू फ्रेश वाटर भी है। एग्जाम्पल याद कर लेना, हाइड्रा। ये सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सेसाइल मतलब चल फिर नहीं सकते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल है। सिमेट्री की बात करें तो इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। जर्म लेयर की बात करें तो जो नाइडेरियंस होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। बॉडी प्लान की बात करें तो इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। और सीलोम की बात करें तो सीलोम के हिसाब से ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है कि द नेम नाइडीरिया डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट्स और नाइडोसाइट्स। के जो ये नाम है नाइडीरिया, ये कहाँ से आया है? तो ये आया है नाइडोब्लास्ट्स या नाइडोसाइट्स से। अब ये नाइडोब्लास्ट्स या नाइडोसाइट्स क्या होते हैं? देखो इस फाइलम के जो जानवर हैं, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं, इनके पास खास तरह की स्टिंगिंग सेल्स होती है, डंक मारने वाली सेल्स होती हैं, जिन्हें नाइडोब्लास्ट्स या नाइडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। और यहीं से इनका नाम पड़ा है नाइडीरिया। अब देखो ये जो नाइडोब्लास्ट्स या नाइडोसाइट्स है, इट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसका डायग्राम देख लो। यहाँ पे देखो ये एक नाइडोब्लास्ट दिखाया गया है ना, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नाइडोब्लास्ट। ये एक नाइडोब्लास्ट है। ठीक है। इसके अंदर आप देखो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये है निमेटोसिस्ट। तो कंफ्यूज मत होना, ये जो सेल है ये है नाइडोब्लास्ट और इसके अंदर ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है निमेटोसिस्ट। ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हाँ, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो प्रेजेंट ऑन टेंटकल्स एंड बॉडी। अभी दिखाऊंगी। नाइडोब्लास्ट्स आर यूज्ड फॉर, नाइडोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? तो ये एंकरेज में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, मीन्स कैप्चर ऑफ प्रे में, शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। आइए इस पॉइंट को मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ।
तो यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, ये हाइड्रा का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी बॉडी को देखिए, यहाँ पे देखो कि ये इनका ये जो सेंट्रल कैविटी है इसे कहते हैं सिलेंट्रॉन, या इसे ही कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को क्या कह रहे हैं, सिलेंट्रॉन, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, सिलेंट्रेटा, या इसे कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों, देखो गैस्ट्रो जो टर्म है ये डाइजेशन से रिलेटेड है, और जो वैस्कुलर टर्म है ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जो कैविटी है ये फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है, इसीलिए नाम पड़ गया है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब देखो, अब यहाँ पे इनके बॉडी वॉल की अगर बात करें, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट फिर भी अगर हम थोड़ा देखें डायग्राम में, तो यहाँ पे 2 लेयर मिलेगी। ये देखो, ये जो ब्लू रंग में दिखाया है ये आउटर एपिडर्मिस है, और काले रंग में जो दिखाया है ये इनर गैस्ट्रोडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है और गैस्ट्रोडर्मिस जो है ये एंडोडर्म से बनती है, और इनके बीच में एक देखो ये रेड रंग कलर से मैंने दिखाया है अनडिफ्रेंशिएटेड मीसोग्लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉनिकल एलिवेशन दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हाइपोस्टोम, और इसी पे यहाँ माउथ है, एक्चुअली यही माउथ है, यही एनस है, ठीक है। तो यहाँ पे माउथ लिखा है, तो क्या ये भी कह सकते हैं कि माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है। इसी के थ्रू ये जो है फूड को लेंगे और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेंगे। इसके बारे में मैं बताया था ना कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है इनका टेंटकल, तो जो नाइडोब्लास्ट्स है ना वो टेंटकल पे भी है और बॉडी पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे इनका नंबर ज़्यादा होता है। तो यही समझाना था, आपने समझ लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और अब आगे यहाँ पे इनके डाइजेशन की बात की गई है, तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। एक्चुअली फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है एंड देन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, याद रखना। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम कोरल्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि नाइडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स। देखो नाइडेरियंस की अगर इनकी बॉडी को देखा जाए तो ये आपको 2 फॉर्म में मिल सकते हैं, 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 जो है फॉर्म में नाइट्रोजन्स मिलते हैं इनकी बॉडी को अगर आप देखें तो। वो दो फॉर्म कौन कौन सी है, एक है पॉलीफॉर्म, एक है मेडूसा फॉर्म, ठीक है। जो पॉलीफॉर्म है ये कैसी होती है, सेसाइल होती है एंड सिलेंड्रिकल होती है, और जो मेडूसा फॉर्म है ये अम्ब्रेला शेप होती है एंड फ्री स्विमिंग होती है। आप देख लो एनसीईआरटी में दिया भी है डायग्राम, ये देखो ये यहाँ पे ये पॉलीफॉर्म है और ये मेडूसा फॉर्म है, आप देख लेना बाद में अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ नाइडेरियंस हैं वो पॉलीफॉर्म में मिलते हैं और कुछ नाइडेरियंस जो है वो मेडूसा फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि जो हाइड्रा है, एडेम्सिया है, ये हमेशा पॉलीफॉर्म में मिलेंगे। जो ऑरेलिया है या जेली फिश, देखो नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं है, तो ये हमेशा मेडूसा फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन हाँ कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि ओवेलिया। तो ऐसे नाइडेरियंस जो दोनों फॉर्म में मिलते हैं वो एक बड़ी ही शानदार प्रॉपर्टी शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइए समझते हैं, देखो क्या लिखा है, इस लाइन को अच्छे से समझेंगे कि दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस, दैट इज पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडूसे एसेक्सुअली एंड मेडूसे प्रोड्यूस द पॉलिप्स सेक्सुअली। देखो एग्जाम्पल है ओवेलिया, मीन जो ओवेलिया है ये आपको दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं। कुछ ओवेलिया आपको पॉलीफॉर्म में भी मिल सकते हैं, कुछ ओवेलिया आपको मेडूसे फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और ऐसे नाइडेरियंस जो दोनों फॉर्म में मिलते हैं वो शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि मान लो ये एक ओवेलिया है, ठीक है, ये एक ओवेलिया है, एक मिनट, हाँ ये इस जनरेशन का ओवेलिया है और ये पॉलीफॉर्म में है, ठीक है। ये अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन लाना चाहे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में बनाएगा मेडूसा वाला ओवेलिया, ये नेक्स्ट जनरेशन में मेडूसा वाले ओवेलिया लेके आएगा। और जो मेडूसा वाला ओवेलिया है ये अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन लाना चाहे तो ये पॉलिप वाला ओवेलिया को बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म का अल्टरनेशन हो रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पॉलिप से मेडूसा बनता है एसेक्सुअली और मेडूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर है, याद कर लीजिएगा, पहले भी बताया था। अब देखो अब यहाँ पे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और इधर मैंने इनके कॉमन नेम लिखे, ये एनसीईआरटी में भी है। फाइसेलिया, इसे कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ओवेलिया सी फर, ऑरेलिया जेलीफिश, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनाट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मीएंड्रीना इसे कहते हैं ब्रेन कॉर्डल। तो ये भी याद रखना है, इनके कॉमन नेम्स भी याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम। तो यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ा फाइलम सिलेंट्रेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं
फाइलम टीनोफोरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइलम टीनोफोरा। देखिए जो टीनोफोर्स होते हैं ना, टीनोफोर्स, इनको कॉमनली नोन है सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? सी वॉलनट्स यानी समुद्री अखरोट या कॉम जेलीज भी कहा जाता है। ठीक है, इनके हैबिटाट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मीन्स ऑल आर मैरीन, सारे मैरीन है। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो जो टीनोफोर्स होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर के हिसाब से ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, कि इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन की बात करें तो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। अच्छा, इनके मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो होते हैं वो नाइडीरिया से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइडोब्लास्ट्स नहीं होती है। यहाँ पे खास तरह की चिपकने वाली सेल होती है, एडहेसिव सेल होती है, कोलोब्लास्ट, लेकिन यहाँ पे नाइडोब्लास्ट्स नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर सीलोम की बात करें तो यहाँ पे इनमें सीलोम एब्सेंट है, तो जो टीनोफोर्स होते हैं वो ए सिलोमेट होते हैं, ए सिलोमेट हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। याद रखिएगा ये क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नर मादा अलग अलग नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल लिखा, ये एन है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कम ही है। यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल्स में? प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, ये आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब अभी हमने यहाँ पे कौन सा फाइलम पढ़ा? फाइलम टीनोफोरा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो देखो क्या है कि दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, कि इनकी जो बॉडी होती है ना वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं फ्लैटवर्म्स। इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एंड कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये एनिमल्स में होते हैं और ह्यूमंस में भी होते हैं। तो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया। ठीक है, अगर सिमेट्री की बात करें तो ये जो जानवर हैं इस फाइलम में उनमें बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जर्म लेयर के हिसाब से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, और सीलोम की बात करें तो ए सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। अब देखिए क्या है कि हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स है ना उनमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं फॉर अटैचमेंट विद द होस्ट, होस्ट से चिपकने के लिए उनमें हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बात किया है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट होता है। साथ ही याद रखिएगा कि एब्सेंट इन टेपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। तो भी मैंने ऐसा क्यों लिखा? अगर इनमें एब्सेंट है तो इनको भोजन कैसे मिलता है? तो वही लिखा है कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। ये क्या करते हैं, होस्ट से डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। अब इसका क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझेंगे। देखो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की 3 क्लास है, क्लास टर्बिलेरिया, क्लास ट्रेमेटोडा एंड क्लास सिस्टोडा। टर्बिलेरिया में एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेनेरिया, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, और ट्रेमेटोडा में हो जाएगा फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, ये भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। और सिस्टोडा, इसके अंदर आता है टीनिया सोलियम, इसे टेपवर्म भी कहते हैं। तो जो सिस्टोडा वाले हैं ना, जैसे कि टीनिया सोलियम, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। किसी के पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होता है? डाइजेशन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, तो ये तो इंटेस्टाइन में है, तो वहाँ पे ये क्या करता है कि होस्ट का डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी सरफेस के थ्रू। तो इनको तो
डाइजेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या इसके तो मज़े हैं एकदम से, मीन्स पचा पचाया भोजन मिल रहा है, ना रहने का टेंशन ना खाने का टेंशन। तो याद रखना कि इसीलिए जो है एनसीईआरटी ने लिखा है कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। अब क्लास वगैरह कुछ याद नहीं कर रहे हैं, बस मैंने समझाने के लिए बोला। अब इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें फ्लैम सेल्स कहते हैं, और ये हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। याद रखना, रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नर मादा अलग अलग नहीं है। देखो, अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो फिर ये जनरली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। अब एक्सेप्शन याद नहीं करना है। देखो, इस फाइलम का यही तो दुख है, सिर्फ इसी फाइलम का नहीं, इस पूरे चैप्टर का ही यही दुख है कि एक तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऊपर से हर बात का यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको। तो वो तो ठीक है कि एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया है तो आपको याद नहीं करना है। तो अगर एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो ये जनरली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, याद रखिएगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, सॉरी। अब हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिया है। सबसे पहले है प्लेनेरिया, याद रखना इनमें हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन है। इसके बाद है फेसियोला, फेसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, टीनिया, टीनिया सोलियम, टैपवॉर्म। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने याद करने हैं। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम एस्केल्मिन्थीज, तो ये पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आइए, अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम एस्केल्मिन्थीज, ठीक है, फाइलम एस्केल्मिन्थीज। तो देखिए क्या लिखा है कि द बॉडी ऑफ द स्केल्मिन्थीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंड वर्म्स। कि देखो, इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी, इसको अगर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा जाए तो ट्रांसवर्स सेक्शन में इनकी बॉडी राउंड या सर्कुलर नजर आती है, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं। दे मे भी, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं और पैरासिटिक भी होते हैं इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में पैरासिटिक भी है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इनमें अगर, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये जर्म लेयर के हिसाब से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सीलोम की बात करें तो ये स्यूडो सिलोमेट्स हैं, मीन्स इनमें स्यूडो सिलोम प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्री, यहाँ पे कैनाल लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं भूल गई लिखना इसलिए बता दे रही हूँ, यहाँ पे कैनाल लिख लेना। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यानी कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विथ अ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स, और इसमें वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स पाया जाता है। अब चलो, अब आगे देखते क्या है। तो आगे यहाँ पे एनसीईआरटी ने इनके एक्सक्रीशन की बात की है यहाँ पे। तो देखिए क्या है कि एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो कि बॉडी कैविटी से बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, ये डायोसियस होते हैं, मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मेल एंड फीमेल अलग अलग है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जो फीमेल्स हैं प्रायः फीमेल्स जो होती हैं वो मेल से लॉन्गर होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ मेंबर में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ में इनडायरेक्ट भी है ना। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एस्केरिस राउंड वर्म, वुचरेरिया फाइलेरियल वर्म एंड काइलोस्टोमा, इसको कहते हैं हुक वर्म। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने याद करना है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं आगे कि देखो, अभी हमने फाइलम एस्केल्मिन्थीज पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम एनेलिडा। तो आइए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो एनेलिड्स होते हैं ना, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मीन्स जल में भी मिलते हैं। जल भी कैसा कि ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर मतलब नदियों तालाबों के पानी में, ये मैरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, मीन्स समंदर के पानी में। तो फ्रेश वाटर में एग्जांपल याद रख लेना, लीच, एंड मैरीन में नीरीज, ठीक है। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ना, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग में एग्जाम्पल याद कर लेना अर्थवॉर्म। और ये समटाइम्स पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक में एग्जाम्पल याद रख लेना लीच। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री की बात करें तो एनालिड्स जो होते हैं ये बायलेटरल, इनमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। जर्म लेयर के हिसाब से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सीलोम की बात करें तो ये सिलोमेट है, मीन्स यहाँ पे इनमें सीलोम प्रेजेंट है।
और सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो जो एनालिट्स होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं जो कि इनको हेल्प करती है और लोकोमोशन में, ठीक है। एक्वेटिक एनालिट्स, जलीय एनालिट्स लाइक नीरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। देखो जो एक्वेटिक एनालिट्स है ना, जलीय जल में मिलने वाले एनालिट्स जैसे कि नीरीज, इनमें लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया होता है जो कि इनको स्विमिंग में, तैरने में हेल्प करता है। अब देखना चाहेंगे तो एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम, ये देखो, ये यहाँ पे नीरीज का डायग्राम है। इसमें देखो ये लेटरल अपेंडेजेस पाया जाता है पैरापोडिया जो कि इनको तैरने में हेल्प करता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रीडिया, यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे इनकी न्यूरल सिस्टम के बारे में थोड़ा आपको बताया है यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा न्यूरल सिस्टम को और बताना चाहती हूँ कि देखिए जो नर्वस सिस्टम है ना, ये एब्सेंट है पॉरीफेरा में और प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, ठीक है। पॉरीफेरा में एब्सेंट है, इस मतलब यहाँ पे जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, इनमें कोई न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला ऐसा फाइलम जहाँ पे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं तो वो है सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स अपीयर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही। इसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, ये शॉर्ट में लिखा है प्लेटीहेल्मिन्थेस में लेडर लाइक एनएस यानी नर्वस सिस्टम होता है, ये याद कर लेना। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके नर्वस सिस्टम को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि कंसिस्ट्स ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया है। गैंग्लिया समझते हैं ना, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, जहाँ न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाती है उसे गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया को कनेक्ट करते हुए लेटरल नर्व्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। मैं जो आपको डिफरेंस बताऊंगी कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में, तो वहाँ पे फिर से ये बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए जो नीरीज है ना, नीरीज ये डायोसियस होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल अलग है। लेकिन जो अर्थवॉर्म्स एंड लीच होते हैं ना, ये मोनोसियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अर्थवॉर्म्स एंड लीच में मेल एंड फीमेल अलग नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल्स में नीरीज, फेरिटिमा अर्थवॉर्म एंड हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो कौन सा है। तो अभी हमने फाइलम एनेलिडा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। पहली लाइन भी यही लिखी है कि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, कि ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और इसी फाइलम में इंसेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। एक्चुअली फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा, उसी में आते हैं इंसेक्ट्स। अब देखो आगे क्या है कि ओवर 2/3 ऑफ ऑल लिव्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, कि इस धरती पर अब तक जितने भी स्पीसीज का नामकरण कर दिया गया है उसका 2/3 तो आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्रिक की बात करें तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनमें ये जो होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर के हिसाब से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ये सेगमेंटेड होते हैं। सीलोम की बात करें तो ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। अब देखो याद रखना कि द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है। इसकी वजह से इन पे एनवायरमेंटल कंडीशन का आसानी से असर नहीं पड़ता, तो ये तो इनके लिए फायदे वाली बात हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या है कि द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, कि इनमें जो इनकी बॉडी होती है इनमें हेड है, थोरैक्स है एंड एब्डोमेन है। लेकिन हाँ याद रखना कि कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे होते हैं जिनमें हेड एंड थोरैक्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो फिर उस स्ट्रक्चर को हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा बट आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब देखो क्या है कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस,
इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेज होते हैं। देखो इसीलिए तो इनका नाम है ना आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोज का मतलब होता है ज्वाइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेज। तो इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेज मिलती है, इसीलिए इनका नाम, इस फाइलम का नाम जो है वो आर्थ्रोपोडा है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, देखो ये जो फाइलम है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि कुछ आर्थ्रोपोड्स में गिल्स हैं, कुछ के पास बुक गिल्स हैं, कुछ के पास बुक लंग्स है और कुछ के पास ट्रेकियल सिस्टम है। एनसीईआरटी ने सिर्फ इन स्ट्रक्चर को मेंशन किया है लेकिन बताया नहीं कि कहाँ पे क्या है। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि कहाँ पे कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गिल्स इन क्रस्टेशिया, देखो क्रस्टेशिया क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की कई सारी क्लास है, आपको याद नहीं करना है। तो उसी में से एक क्लास है क्रस्टेशिया, जिसका एग्जाम्पल है प्रॉन, झींगा। तो इनमें, इसमें क्या है, गिल्स होता है। बुक लंग्स इन एरेक्निडा, ये भी एक क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम की एक क्लास है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो इनमें मिलेगा बुक लंग्स। इसके अलावा किंग क्रैब, ये एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल, इसमें मिलेगा बुक गिल्स। और ट्रैकियल सिस्टम इन इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम की एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा। और क्लास इंसेक्टा में ही इंसेक्ट्स आते हैं, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि कॉकरोच। तो इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आपने देख लिया कहाँ पे कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। अब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिर्फ मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनकी देख लेते हैं। तो देखो जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है ना, ये तो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो एरेक्निड्स हैं, यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं और क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे देखिए इस फाइलम में, तो इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी है, जैसे कि एंटीने हैं, आइज हैं, आइज कंपाउंड भी है, सिंपल भी है, स्टेटोसिस्ट्स या बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्टली डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल है, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, मीन्स कुछ मेंबर में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है और कुछ में इनडायरेक्ट भी है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब चलो हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी के पेज से ही पढ़ा देती हूँ। ऐसे तो ये सबसे बड़ा फाइलम है, उस हिसाब से एनसीईआरटी ने तो कम ही एग्जाम्पल्स दिए, फिर भी बहुत है। देखो क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, इसमें क्या आ जाएगा, एपिस, हनी बी, हनी बी से हनी मिलता है। बॉम्बैक्स, सिल्क वॉर्म, इससे सिल्क मिलता है। लेसिफर, लैक इंसेक्ट्स, लाख मिलता है, इससे लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, है ना। इसके अलावा क्या, वेक्टर्स, जो बीमारियाँ फैलाते हैं, मच्छर, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस, इनको हम डिस्कस करेंगे फिर से एक बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। उसके बाद है ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस जो झुंड में आते हैं, है ना। लोकस्टा, लोकस्ट, टिड्डी, टिड्डी दल के बारे में आपने सुना होगा, है ना, फसलों पे हमला कर देती है, तो वही टिड्डी है ये। लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस या किंग क्रैब, इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें पिछले कई सालों से कोई खास एवोल्यूशनरी बदलाव नहीं आए हैं, तो इसको लिविंग फॉसिल कहा गया है। अब यहाँ पे डायग्राम भी देख लो, अब जब पेज आ ही गया है। तो ये है प्रॉन, झींगा, ये है स्कॉर्पियन, बिच्छू, ये है तितली, बटरफ्लाई, और ये यहाँ पे है लोकस्ट, टिड्डी, ये है टिड्डी, देख लो। चलो अब हटाती हूँ इसको, ये फाइलम हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम मोलस्का। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्का, याद रखना। अगर इनके हैबिटाट की बात करें तो ये एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अगर इनमें सिमेट्री देखिए, देखो जो मोलस्क होता है, मोलस्क की अगर सिमेट्री देखी जाए तो मोलस्क जनरली, मोलस्क में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक्सेप्शन को अगर छोड़ दे तो इनमें जनरली बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, याद रखिएगा, एक्सेप्शन नहीं याद करना है। जम लेयर के हिसाब से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। सीलोम की बात करें तो ये सीलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें सीलोम प्रेजेंट है। अब इनके बारे में देखो, इनकी बॉडी के बारे में क्या लिखा है कि बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस, एक मिनट, बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस सेल एंड इज
अनसेगमेंटेड, इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन याद नहीं करना, तो इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, ये याद रखना। अब देखो क्या है कि बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस सेल, कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है। कैलकेरियस सेल का क्या मतलब है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी सेल से कवर्ड होती है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो मॉलस्क होते हैं ना, ये मॉलस्क सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, मीन्स ये कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। अब इनमें सेल जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सारे मोलस्क में सेल नहीं होता है, जैसे कि ऑक्टोपस मोलस्क है लेकिन इसमें सेल नहीं है, और अगर सेल है तो सेल एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। पाइला में एक्सटर्नल सेल है, सीपिया कटल फिश में इंटरनल सेल है। तो सेल सभी मोलस्क में हो वो जरूरी नहीं है, मैंने बता दिया कहाँ नहीं है, कहाँ एक्सटर्नल है, कहाँ इंटरनल है। अब चलो इसको हटाती हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर इनकी बॉडी को देखा जाए तो इनकी बॉडी में हेड है, विसरल हम्प है एंड मस्क्यूलर फुट होता है। आप थोड़ा डायग्राम देख लिए अगर देखना चाहें तो। देखो ये इनकी कुछ ऐसी बॉडी है, ठीक है, ये हेड है इनका, ये विसरल हम्प है जिसमें इंटरनल ऑर्गन आएंगे, और ये मस्क्यूलर फुट है। हो गया। अब देखो अब क्या है कि अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, कि यहाँ पे ये जो इनका विसरल हम्प है, ये वाला विसरल हम्प के ऊपर यहाँ पे देखो ये मैंने दिखाया है कि स्किन की सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है जिसे हम मेंटल कहते हैं, या इसे पैलियम भी कहा जाता है, ठीक है। और देखो एक मिनट इस डायग्राम को एक और फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे ये मेंटल दिखाया मैंने, और मेंटल के बाहर यहाँ पे देखो ये सेल है, ठीक है। इस मेंटल ने ही सेल को सिक्रीट किया है, मेंटल जो है ये मेंटल ही सेल को सिक्रीट करता है, और जो सेल है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और सभी मॉलस्क में सेल नहीं होता है। सेल एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, तो याद रखिएगा जो मेंटल है यही सेल को सिक्रीट करता है। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, कि मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो स्पेस है उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है, मीन्स पंखनुमा गिल्स प्रेजेंट है, जिसको हम टेनिडिया भी कहते हैं, ठीक है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये जो फेदर लाइक गिल्स है टेनिडिया, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो अब इसके जो एंटीरियर हेड रीजन है ना, एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटकल्स, ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेड्यूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मोलस्क के केस में, ये इनका यूनिक फीचर है, तो याद रखिएगा। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, कि देखो इनकी जो बक्कल कैविटी है ना उसमें ना फाइल लाइक यानी कि रेती के समान रेस्पिंग ऑर्गन यानी कि घिसने वाला अंग होता है जिसे रेड्यूला कहते हैं, तो याद रख लेना, ऐसे याद रखिएगा। एम आर से मतलब है ना, एम से मोलस्क, आर से रेड्यूला मिलता है। ये यूजुअली डायोसियस होते हैं, ओविपेरस हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, याद रखना। अब देखो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं तो याद तो करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने इनका कॉमन नेम भी लिख दिया है, मैंने क्या लिखा है एनसीईआरटी में भी दिया है, तो जैसे कि है पाइला, इसको एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल कहते हैं, इसके अलावा है कीटोप्लूरा, इसे काइटन कहते हैं। अच्छा मोलस्क की अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मोस्टली इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन फाइलम मोलस्का की एक क्लास है, क्लास सिफेलोपोडा। क्लास सिफेलोपोडा में कौन आते हैं, तो इसको एक ट्रिक से याद कर लेना, LOS लॉस, L से लॉलीगो, O से ऑक्टोपस एंड S से सीपिया। तो जो सिफेलोपोड मोलस्क हैं इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये फाइलम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए हमने कौन सा फाइलम पढ़ा, फाइलम मोलस्का। मोलस्का के बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है इकाइनोडर्मेटा, तो हम अब पढ़ने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो आइए समझते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। अच्छा जो इकाइनोडर्मेटा टर्म है इसका मतलब समझते हैं। देखो इसमें जो इकाइनोज है, इकाइनोज का मतलब होता है स्पाइन, और जो डर्मा है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी कि ये स्पाइने स्किन्ड एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी पे कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइने स्किन्ड एनिमल्स है। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, इनमें कैलकेरियस ऑसिकल्स का एंडोस्केलेटन होता है, और ये स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अगर हैबिटाट की बात करें तो ऑल आर मैरीन,
याद रखना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल। अच्छा, सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एडल्ट काइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट इनके जो लार्वे हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर के हिसाब से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सीलोम की बात करें तो सीलोमेट एनिमल है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनमें, मीन्स माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, लेकिन याद रखिएगा कि माउथ ऑन द लोअर या वेंट्रल साइड, जो माउथ है ना वो लोअर या वेंट्रल साइड पे है, और जो एनस है, एनस ऑन द अपर या डॉर्सल साइड, एनस जो है वो अपर या डॉर्सल साइड पे होता है। अब यहाँ पे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स। ये एकाइनोडर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और ये हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें एब्सेंट है, सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन देखा जाए तो यूजुअली एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलो अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। तो एनसीईआरटी के पेज से ही हम इनके एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कुछ। एस्टेरियस स्टारफिश कहते हैं, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफियूरा ब्रिटल स्टार। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हटा देते हैं इसको यहाँ से। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। देखो हमारा जो अगला फाइलम है वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब हाफ एंड कॉर्डेटा मतलब ये हाफ कॉर्डेट्स हैं। ऐसा नाम क्यों है? तो देखिए इनके साथ ना थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी कि हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। देखो पहले ना हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक सब फाइलम के रूप में रखा गया था, लेकिन अब उसको वहाँ से निकाल के नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक फाइलम के रूप में रखा गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों हुआ इसके साथ कि यहाँ रखा गया फिर निकाल दिया गया? देखो एक्चुअली हुआ क्या कि हेमिकॉर्डेट्स हैव अ rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure similar to notochord। की जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ना इनके कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड, और ये नोटोकॉर्ड के सिमिलर है बट नोटोकॉर्ड नहीं है, और इसी स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड मान लिया गया और इसको कॉर्डेटा फाइलम में रख दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई ये तो जो है ये स्टोमोकॉर्ड जो है ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो फिर इसको वहाँ से निकाल के नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक फाइलम के रूप में रख दिया गया। यही इनके साथ हुआ था। दिस फाइलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स। याद रखिएगा कि इसमें वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स को रखा गया है, मतलब ये जो होते हैं ये वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब यहाँ पे अगर इनके सिमेट्री की बात करें तो ये जो होते हैं हेमिकॉर्डेट्स ये इनमें ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर के हिसाब से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सीलोम की बात करें तो सीलोमेट एनिमल्स हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी कैसी सिलेंड्रिकल है एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। इनकी बॉडी में देखो इनकी बॉडी में एंटीरियर ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और ट्रंक है, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी को आप देख लीजिए सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और जो डेवलपमेंट है इनमें डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। इसी के साथ ये फाइलम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखो अब यहाँ पे हमने पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ लिया है। अब हमारे पास एक फाइलम बचता है कॉर्डेटा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।